देखो ध्यान से सुनना, अभी वाला टॉपिक जो आगे वाला मैं ले रहा हूँ, ये टॉपिक भी अब लास्ट वाले ये टॉपिक में ऐसे ही चलेगा, इनमें कंफ्यूजन रहता है और हम ढंग से नहीं पढ़ते हैं, कई बार ये छोटे छोटे टॉपिक निकल भी जाते हैं, ऐसे पता ही नहीं चलता। फर्म का असेसमेंट है, आपको पता है उसमें से भी एक सवाल अभी जो पढ़ा है उसमें से भी एक आना है, और सैलरी है इतना बड़ा होता है उसमें से भी एक या दो ही आना है, और सैलरी के लिए तो 10 दिन 15 दिन तक माथापच्ची चलती है, और इसके लिए आपने फर्म का असेसमेंट तो एक ही दिन पढ़ा है, देखा जाए तो आज तो खाली 5-10 सवाल 10-15 मिनट लगे होंगे हमें, तो देखा जाए तो हर चैप्टर बराबर मायने रखता है इनकम टैक्स की, ये सोच लो, छोटा टॉपिक भी 1 नंबर 2 नंबर का आएगा तो बड़ा टॉपिक भी 1-2 नंबर का ही आएगा। अब देखो इसके अंदर बात जो आ रही है एओपी और बीओआई, इनको लेकर के देखो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं आज। एओपी और बीओआई का असेसमेंट काफी स्पेशल है। एओपी का और इनका बीओआई का कई नाम तो आपने सुना ही होगा। एओपी की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई की फुल फॉर्म बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इनकम टैक्स में देखो ये दो नाम और चलते हैं, आप लोगों ने नॉर्मली व्यापार करने के फॉर्मेट में ये नाम कहीं नहीं पढ़े होंगे। आप लोग बीएसटी पढ़े हो तो वहां बिजनेस करने के फॉर्मेट जैसे आपने क्या पढ़े होंगे, सोल प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप, कंपनी, एक्चुएट, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह, और कुछ भी एक आधा एक्स्ट्रा पढ़ा हो, लेकिन ये आपने कभी इनकम टैक्स के अलावा कहीं पढ़े क्या ये नाम? मीन सिर्फ इनकम टैक्स में ही चलती है ये दोनों कंसेप्ट, और कहीं नहीं चलती इनकम टैक्स। और ये क्या कहते हैं वो आप लोगों को पहले इनका मीनिंग बताने के पहले देखो मैं पर्सन की डेफिनेशन पे जाना चाहूंगा। इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन पहले चैप्टर में आ जाती है, पर्सन की फर्स्ट चैप्टर में, और पर्सन का मतलब व्यक्ति, हिंदी में बोले तो व्यक्ति की, इनकम टैक्स की नजर में व्यक्ति कौन है? तो हम आर्टिफिशियल के अलावा नेचुरल पर्सन तो व्यक्ति होते हैं, जैसे इंडिविजुअल ये भी पर्सन है, एचयूएफ ये भी पर्सन है, फर्म ये भी पर्सन है, एलएलपी वो भी पर्सन है, कंपनी वो भी पर्सन है, लोकल अथॉरिटी वो भी पर्सन है, एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वो भी पर्सन है, और एओपी बीओआई ये भी पर्सन। मतलब इन सबको पर्सन माना गया, इन सबको देखा जाए तो टैक्स देना पड़ता है। 7 लोग होते हैं ये, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एजेपी और एओपी। मीन पर्सन का मतलब हम लोग ही नहीं, सिर्फ पर्सन में कंपनी भी पर्सन है इनकम टैक्स की नजर में, पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन है, मीन इन सबको अलग अलग माना गया, इन सबको टैक्स देना पड़ेगा, बात सीधी सी है। ये सब कानून की नजर में क्या है, इनकम टैक्स की नजर में करदाता हो सकते हैं, करदाता, तो ये पर्सन है। अब इससे देखो डेफिनेशन में इन पे आओ, एओपी और बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन नाम से तो हिंदी में इसको बोलते हैं जैसे व्यक्तियों का समुदाय, हिंदी में क्या बोल देते हैं, व्यक्तियों का समुदाय। ये देखो कोई ग्रुप होता है जो हमने कॉमन पर्पज के लिए बनाया, कॉमन बिजनेस करने के लिए बनाया, कॉमन बिजनेस जरूरी नहीं, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी, एक्टिविटी, कॉमन पर्पज और कॉमन आपने ऑब्जेक्ट के साथ बनाया। देखो क्या क्या बोल रहा हूं मैं एओपी में, कॉमन ऑब्जेक्ट, हमारा कोई ना कोई सबका सामूहिक उद्देश्य, कॉमन एक्टिविटी, सब मिलकर के कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, और कॉमन पर्पज, पर्पज होता है लाभ कमाना हमारा, और उसके लिए हम कर रहे हैं, लेकिन हमने ना तो पार्टनरशिप बनाई ना कंपनी बनाई, ना हम एक्चुएफ है, तो हम लोग क्या कहलाएंगे इनकम टैक्स की नजर में, एओपी बीओआई में से कोई मान जाएगी। बीओआई अलग चीज हो जाएगी, क्या माने जाएंगे हम, एओपी माने जाएंगे। मीन हम सब लोगों ने मिलकर के मान लो कोई ग्रुप बना लिया, और मैंने आपको बोला कि देखो चलो हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, हम लोग ये चीज खरीदेंगे और आप लोग मेरे ये चीज बेचना, या हम इस तरीके से कारोबार करते हैं, हम इस तरीके से कोई शो करते हैं, इस तरीके से कोई काम करते हैं, इस तरीके से हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, और उससे हम लोग कमाने की सोच, तो वो एक्टिविटी करेंगे उससे कमाएंगे। अब पार्टनरशिप हमने बनाई नहीं तो पार्टनरशिप एक्ट नहीं लागू हो रहा, इनकम टैक्स पार्टनरशिप के हिसाब से टैक्स नहीं लेगा हमसे। ना हमने कंपनी बनाई तो कंपनी के हिसाब से भी टैक्स नहीं लगेगा। आपको सर फिर टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, खुश हो गया आपको, लेकिन टैक्स देना पड़ेगा। कानून की नजर में अगर आपने कोई एसोसिएशन ऐसी बना ली जो पार्टनरशिप कंपनी या कोई भी दूसरे कानून में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आप उससे एक्टिविटी कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, कॉमन पर्पज कर रहे हो, तो ऐसी दशा में वो क्या मान ली जाएगी फिर, एओपी। क्योंकि लोग टैक्स से बचने के लिए देखो कुछ भी कर सकते हैं, टैक्स से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी तरीका आजमा सकते हैं। हमने मान लो कोई आईपीएल करने के लिए हमने कोई ग्रुप बना लिया कि हम सब लोग मिलकर के मैच कराएंगे, अब हम लोगों ने ना कंपनी बनाई इसके लिए, ना हमने कोई ट्रस्ट बनाया, ना हमने कोई पार्टनरशिप बनाई, हमने कहा कि अरे उन चक्रों में मत पड़ो, टैक्स लग जाएगा, हम तो ऐसे ही ग्रुप बना करके काम कर रहे हैं, कोई भी नाम रख दिया, ग्रुप बना लिया हमने। अब वो ग्रुप बना लिया तो उस पर भी क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। और इसमें ध्यान दीजिए
एक वर्ड आप नोट करिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो इसमें कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है। कोई भी पर्सन का मतलब ये कोई भी हो सकते हैं इसमें एओपी में। मीन जरूरी नहीं है कि इसमें हम लोग ग्रुप में लोग ही हो, इसमें कौन व्यक्ति पर्सन में एसोसिएशन में शामिल हो सकता है? कोई इंडिविजुअल भी, कोई एचयूएफ भी, कोई फर्म भी, कोई कंपनी भी, कोई फॉरेन कंपनी भी, कोई गवर्नमेंट कंपनी भी, कोई भी लोकल अथॉरिटी भी, एजेपी भी, कोई भी मतलब कोई भी आ सकता है। एक एजेपी में कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है। मीन आपको कि सर मेरा परिवार इसमें शामिल होना चाहता है, परिवार को भी मेंबर बना सकते हैं। अब मैं कहूं कि मेरी कोचिंग को पार्टनरशिप इसमें एओपी में शामिल कर लो, कोचिंग आर्ट को भी शामिल कर लोगे आप, ये पार्टनरशिप फर्म है। कोई कंपनी है वो कह रही है कि मैं मेंबर बनना चाहती हूँ एओपी का, आप उसको भी बना सकती हो, किसी को भी बना सकती हो। लेकिन बीओआई इसके विपरीत एक वर्ड होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है? इसमें लोगों का इसमें समुदाय है, लेकिन इसमें लास्ट में वर्ड क्या जुड़ा हुआ है? इंडिविजुअल। व्यष्टि समूह है, ऐसे कुछ हिंदी में बोलते हैं इसको, व्यष्टि समूह। व्यष्टि मीन इसमें कौन आ सकते हैं? सिर्फ इंडिविजुअल ही। ये बहुत बड़ा अंतर हो गया कि नहीं हो गया? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ हमेशा कौन लोग होंगे? हम इंडिविजुअली। और इसमें कौन हो सकते हैं? एओपी में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये एओपी जो बनाई जाती है ना, ये स्वैच्छिक होती है। मीन हम अपनी इच्छा से, जैसे मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे कोई क्लब बना रहा हूँ, आप मेंबर बनना चाहते हो कि अपन ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे कमाई करेंगे, तो आप अपनी इच्छा से मेंबर बनो या नहीं बनो, आपकी इच्छा है एओपी में। जबकि बीओआई में क्या होता है? ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से बनती है। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मीन अपने आप कानून के क्रियाशील होने से। मीन कोई चीज जिसका हमने ना तो इरादा किया, ना हमारा पहले कोई मकसद था साथ में काम करने का, अपने आप ऐसी परिस्थिति बन गई कि कोई चीज के हम जॉइंट ओनर हो गए, फिर वो बेची, उससे कुछ मुनाफा हो गया और उस पर टैक्स हो। जैसे कई बार वसीयत में कोई चीज मिली हुई हो, दान में मिली हुई हो, गिफ्ट में मिली हुई हो, ऐसे कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब हम उसके क्या नहीं है, रियल में कोई उद्देश्य नहीं लिया हमने। इसमें तो उद्देश्य होता है हमारा लाभ कमाना, कॉमन एक्टिविटी होती है, सब कुछ था। इसमें क्या नहीं होता? ना कोई कॉमन एक्टिविटी, ना वॉलेंट्री एक्ट, ना वॉलेंट्री मेंबरशिप। इसमें सब कुछ क्या होता है? अपने आप हो गया। इसमें सब कुछ क्या हो जाता है? अपने आप, हमने सोचा नहीं था। समझ रहे हो दूसरी बात? पहला अंतर तो क्या हुआ दोनों में? इसमें कौन मेंबर बन सकता है? कोई भी पर्सन। इसमें कौन मेंबर बन सकता है? केवल इंडिविजुअल, केवल इंडिविजुअल। दूसरा अंतर, इसमें हम जो काम करते हैं वो अपना कॉमन एक्टिविटी, कॉमन पर्पस, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है कुछ, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो काम करते हैं वो वॉलेंट्री करते हैं अपनी इच्छा से, और इसमें वॉलेंट्री कुछ नहीं होता, बाकी सब अपने आप ही होता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ से। और भी कुछ बातें पढ़ेंगे हम लोग, वो अब आप लोग थोड़ा बुक में भी पढ़ो। तो एओपी बीओआई के बारे में क्या कह रहा है ये आप लोग सुनिए। व्हेन पर्सन टुगेदर, इसको हालांकि इसमें आप पढ़ोगे ना, नीचे टेबल में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप नीचे टेबल में डिफरेंस से आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। डिफरेंस पढ़ दो, ऊपर वाले में भी वही लिखा हुआ है एओपी बीओआई का ऊपर मीनिंग भी, और नीचे टेबल में भी मैंने वही बनाया, मेन पॉइंट इसमें आ गए, तो आप इसमें ही पढ़ दो। नीचे क्या कह रहा है देखो डिफरेंस दोनों के बीच में। एओपी, इट इज वॉलेंट्री क्रिएटेड बाय 2 और मोर पर्सन। एओपी के लिए मैंने बोला भी था ना आपको, एओपी कैसे बनती है? वॉलेंट्रीली, यानी स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से बनाते हैं एओपी को। जबकि बीओआई के लिए क्या कर रहा है ये? इट इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये कैसे बन जाती है? ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून के क्रियाशील होने से बन जाती है। कई बार कि कोई चीज के हम ओनर नहीं है, या कोई काम हमने करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन फिर भी हम क्या हो गए? ऑटोमेटिक उसके अंदर ओनर बन गए। तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ शब्द सुना है क्या आप लोगों ने? कोई चीज बिना चाहे अपने को उस चीज से क्या हो जाना? मुनाफा हो जाना, या कोई चीज का इरादा ही नहीं किया था हमने, बिना पर्पज के वो चीज हो गई, तो वो कहलाती है क्या? बीओआई। कैसे बनेगी वो आपको बताऊंगा। फिर इट्स मेंबर, इसके जो मेंबर है उनको लेकर के क्या करा? इट्स मेंबर में कंसिस्ट ऑफ कंपनी, फर्म, एचयूएफ और इंडिविजुअल। इसके मेंबर कौन हो सकते हैं? एओपी के पहले वाले के करा, इसके मेंबर कौन कौन हो सकते हैं? तो ये करा एग्जाम, इसके अंदर अपने मेंबर, कोई भी कंपनी भी मेंबर बन सकती है, कोई एचयूएफ भी मेंबर बन सकता है, और साथ ही साथ इसके अंदर अपने मेंबर कौन बन सकते हैं? करा फर्म भी। और इसमें कौन बन सकता है लेकिन बीओआई में? इसमें अपने केवल इंडिविजुअल ही मेंबर बन सकता है। ये तो नाम से ही पता चल रहा था आपने कि इसमें कौन मेंबर बन पाएगा? सिर्फ इंडिविजुअल ही मेंबर बन जाएगा। फिर इसके अंदर तीसरा करा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, उद्देश्य कुछ होता है क्या? इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन बनाना। इसके अंदर ये करा है अपने कोई एसोसिएशन अपने बनाई जाती है। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन बनाने के लिए
टू कॉन्स्टिट्यूट एन एसोसिएशन पर्सन मस्ट ज्वाइन, दो लोग आपस में ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ए कॉमन पर्पज, कॉमन पर्पज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमन एक्शन के लिए, एंड देयर ऑब्जेक्ट मस्ट बी, और उनका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ये कराए टू प्रोड्यूस इनकम, उनका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कोई ना कोई इनकम कमाना, वो इनका ऑब्जेक्ट होता है। देखो आप लोगों को इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं, आप लोगों को आइडिया हो तो, आप लोगों ने 12th क्लास में कहीं पढ़ा है क्या एक ज्वाइंट वेंचर, सब ज्वाइंट वेंचर आता था ना, अकाउंट्स में चैप्टर अब आता है सब, उसमें मैंने देखा पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आजकल चैप्टर है ये 12th क्लास में। तो ज्वाइंट वेंचर आपने सुना होगा ना, क्या करने के लिए बनाते हैं लोग, प्रॉफिट कमाने के लिए तो बनाते हैं, पार्टनरशिप की तरह का सा ही होता है ज्वाइंट वेंचर। कई बार बड़े ज्वाइंट वेंचर भी होते हैं, आप सेटअप की बुक में पढ़ोगे, दो कंपनियां मिलकर के कोई ज्वाइंट वेंचर बना लेते हैं, 4 जने मिलकर के बना ले, कितने भी लोग कि भी ज्वाइंट वेंचर हमने मिलकर बनाया, शॉर्ट पीरियड के लिए बनाया, मुनाफा हुआ, मुनाफा होने के बाद उसको बंद कर दिया और अपना मुनाफा बांट लिया, तो वो ज्वाइंट वेंचर पे पार्टनरशिप एक्ट तो लगता ही नहीं है, वो पार्टनरशिप के तौर पे रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो आपको इसके मुनाफे पे में टैक्स तो देना ही नहीं पड़ेगा ना, नहीं देना पड़ेगा क्या टैक्स? कानून क्या कहेगा, सर आप मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हो और टैक्स की चोरी करना चाहते हो, नहीं करने देंगे, वो हमें क्या मान लेगा, एओपी मान लेगा। इसमें कॉमन पर्पज भी था हमारा, क्या था, बिजनेस करना था ज्वाइंट में, एक्टिविटी भी की कुछ ना कुछ, और प्रॉफिट भी हुआ, प्रॉफिट को बांटा भी है, सब कुछ हुआ है, तो इस पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए ज्वाइंट वेंचर, तो वो ज्वाइंट वेंचर पे टैक्स इसी तरीके से एओपी में लग जाएगा। तो इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन एओपी, एओपी बनाने के लिए ये करें, इन कॉन्स्टिट्यूट एओपी पर्सन मस्ट ज्वाइन, लोग जो वो ज्वाइन होने चाहिए फॉर ए कॉमन पर्पज, लोगों का क्या होना चाहिए, करा कॉमन पर्पज होना चाहिए, एंड कॉमन एक्शन, उन लोगों की मिलकर के आपस में क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई एक्शन होनी चाहिए, एंड देयर ऑब्जेक्ट, और उनका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, टू प्रोड्यूस इनकम, उनका ऑब्जेक्ट आपस में क्या होना चाहिए, प्रोड्यूस इनकम, आपस में लाभ कमाना उनका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बीओआई, बीओआई में ऐसा होता है क्या, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मेयरली रिसीव, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो है मेयरली रिसीव, वो आपस में प्राप्त करते हैं इनकम ज्वाइंटली, इनकम को कोई ज्वाइंट में प्राप्त करते हैं, एंड इज असेसेबल, और वो असेसेबल होती है इन द लाइक मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज बेनिफिशियरी, और उस पे भी ये करा इनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बीओआई में रिसीव द इनकम ज्वाइंटली, ये वो है जिसमें कोई इनकम उनको ज्वाइंट में मिली, एंड इज असेसेबल, और उस पे वो सेस कर रहे हैं, इन द लाइक मैनर एंड इन द सेम एक्सटेंट, उस अनुपात या उस तरीके से उनको टैक्स देना पड़ेगा जिस मात्रा में उनको बेनिफिशियरी यानी बेनिफिट मिला है। कई बार क्या होता है अपने आप बनता है, बीओआई के लिए देखो आपको कहीं ये लिखा हुआ है क्या, बीओआई की साइड में कॉमन पर्पज, कॉमन एक्शन, कॉमन ऑब्जेक्ट, या ऊपर ऑपरेशन ऑफ लॉ लिखा हुआ था, ध्यान हो तो अपने आप बन जाता है। जैसे मान लो कुछ लोग बस में यात्रा कर रहे हैं साथ में, अब बस में यात्रा कर रहे हैं, वो एक दूसरे से अनजान है एकदम, है ना, और अनजान है, उनको कहीं यात्रा करते हुए अचानक मान लो बीच में रुके थे, कहीं उनको करोड़ रुपए मिल गए, और करोड़ रुपए उन्होंने क्या किया, आपस में बांट दी, फिल्मों में होता है ना ऐसा, तो और कुछ धन मिल गया उनको, आपस में बांट दिया, तो बांट दिया तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्या, उनको देना पड़ेगा, और किसके तौर पे वो असेस हो जाएंगे, बीओआई के तौर पे। कोई ट्रेन में हम लोग यात्रा कर रहे हैं और मान लो कोई चीज के लिए खर्चा या कोई चीज के लिए मिलकर के हमने कोई वहां पे कोई चीज खरीदी या बेची या कोई काम किया और उससे हमने कोई मुनाफा कमा लिया, कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं रुक करके हम घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी जगह जहां अननोन है या हम एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते, ना हमारा इरादा है किसी के साथ कुछ करने का, फिर भी हमने ऐसा किया और उससे अगर हमने कुछ मुनाफा कमा लिया तो वो क्या बन जाएगा, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एओपी अगला पॉइंट देखिए, इट इज असेस्ड इन ओन कैपेसिटी एंड नॉट एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, ये खुद की कैपेसिटी में असेस होता है, मतलब इसको कानून अलग मानता है, अस्तित्व ही इसका अलग मानता है। जैसे ज्वाइंट वेंचर है तो उसका अलग ही अस्तित्व मानेगा, खुद की कैपेसिटी में टैक्स लगेगा, ना कि रिप्रेजेंटेटिव असेसी। रिप्रेजेंटेटिव असेसी तो होता है जब मेरा टैक्स कोई और दे रहा है, कि टैक्स मेरा है किसी और को देना पड़ रहा है, वो रिप्रेजेंटेटिव होगा है मेरा, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव की तरह नहीं, एओपी खुद की इनकम पे खुद टैक्स दे रहा है, जबकि बीओआई में टैक्स जो देना पड़ता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को, वो किस तरीके से देना पड़ता है, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। सरकार क्या करती है, आपको 1 करोड़ रुपए मिले बस में सब लोगों को, तो सरकार कहती है पहले 30% हमारा टैक्स दे दो, फिर 70 लाख बांट देना, तो वहां वो टैक्स आप सबका रिप्रेजेंटेटिव वो एक साथ ही लग गया टैक्स, तो वहां वो क्या हो गया, एक साथ जो टैक्स लग रहा है, 1 करोड़ की आपको आमदनी हुई है बस के सब यात्रियों को, तो वहां पे आप लोगों के टैक्स लग रहा है, वो कैसे लग रहा है, बीओआई के। और ऐसे जो टैक्स लगेगा, हम कोई ऑब्जेक्ट चला के लें तो वो जो एओपी में लगेगा वो खुद की कैपेसिटी में लगेगा। एओपी के कुछ उदाहरण वगैरह भी दिए हुए हैं, जैसे कोहेयर, कोलेजेटी, कोडोनी आर एग्जांपल ऑफ एओपी,
पीओआई के को एग्जीक्यूटिव को ट्रस्टी। हालांकि ये एग्जांपल जो है वो कानून में दिए हुए, लेकिन ये रियल में अपने को याद नहीं रखने की जरूरत। नीचे वाले जो दिए हुए इनके मैंने आपको सीधे एग्जांपल बताए, वो ज्यादा याद रख सकते हैं। जैसे जॉइंट वेंचर का बताया, इधर आप लोग याद रखना, और दूसरी साइड में पीओआई के अंदर क्या बताया मैंने, हाँ, बिजनेस ऑफ एसोसिएशन जो बताया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में, इसमें जैसे अपने बस वगैरह का वेट करने या कहीं अननोन पर्सन का मिलकर के कोई ग्रुप होता है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें टैक्स लायबिलिटी की बात करें कि एओपी बीओआई पे टैक्स कैसे देना पड़ता है, वो आपको देखो इसमें अब ये कुछ टॉपिक ऐसे भी आ रहे हैं एकदम कम इंपॉर्टेंट है, या इनमें कहने का मतलब गिनी चुनी बातें काम की है, तो मैं आपको जितनी बताऊं उतनी याद रखते जाओ। इनके अंदर लास्ट वाले पॉइंटों के अंदर क्या होगा, आगे वापस काम के आने चालू हो जाएंगे, इस चैप्टर के अंदर चल रहे हैं ऐसे, आगे टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स को काम के आएंगे। अभी ये जो चैप्टर में टॉपिक आ रहे हैं वो थोड़े से कम काम के। तो अब जो इसकी काम की दूसरी चीज है वो इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालना बता रहा हूँ, वो आप लोग देखना। एओपी बीओआई की क्या बता रहा हूँ, टैक्स लायबिलिटी। आपने कहीं पढ़ा हो तो इंडिविजुअल असेसमेंट के अंदर मैंने आपको टेबल बताई थी एक पहले, तो उसके अंदर मैंने कहा था ये टेबल इंडिविजुअल पे लगेगी, ये टेबल मैंने कहा था एचयूएफ पे लगेगी, ये एओपी बीओआई पे भी कोई बताई थी क्या? एओपी बीओआई एजेपी उन सब पे भी। लेकिन रियल मायने में देखो अभी उसका टैक्स रेट कैसे होता है। देखो एओपी बीओआई का असेसमेंट करने की अब जो टेबल है वो ध्यान से देखो, इसमें दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है व्हेन शेयर ऑफ मेंबर आर डिटरमिनेबल, व्हेन शेयर ऑफ मेंबर्स का जो हिस्सा है, व्हेन शेयर ऑफ मेंबर्स आर डिटरमिनेबल। डिटरमिनेबल या सर्टेन या फिक्स, जब सब सदस्यों का हिस्सा उसमें फिक्स हो। फिक्स होने का मतलब क्या हो गया कि भाई आपका सबका, जैसे मान लो हम सब लोग मिलकर के कोई ज्वाइंट वेंचर चला रहे हैं, 5 लोग 10 लोग मिलकर के, 2 लोग 4 लोग मिलकर के, पार्टनरशिप की तरह ज्वाइंट वेंचर में भी हिस्सा फिक्स होता है ना, इसको इतना 1/3 मिलेगा, इसको 1/3 मिलेगा, इसका 1/2 होगा, जो भी हिस्सा है आपस में वो अगर फिक्स हो तब तो ये पहले वाली साइड की टेबल हम लगाएंगे। टैक्स की रेट निकालना बता रहा हूं, एओपी बीओआई के टैक्स। दूसरी तरफ when share of members are not determinable, जब मेंबर्स का शेयर क्या नहीं हो, determinable नहीं हो। determinable नहीं होने का मतलब क्या है, अनसर्टेन है, उनका मेंबर्स का हिस्सा फिक्स नहीं है। कई बार हो सकता है कि हम लोग का आपस में हिस्सा फिक्स हो ही नहीं। जैसे मान लो आप सोचो कि आपको वो लॉटरी लगी है या आपको बस में एक साथ आपको कोई पैसा मिल गया, तो वहां क्या पहले से आप अनुपात लेके चल रहे हो क्या, रेशियो कि हमें बस में जाना है तो हमें इतना इतना सबका हिस्सा इसमें रखना है, पहले से कोई हिस्सा फिक्स नहीं है। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, जैसे वो धमाल फिल्म में दिखाते हैं, है ना, और वो बाद में लड़ते हैं हिस्से के लिए, कोई कहता है मेरे को इतना हिस्सा मिलना चाहिए, कोई कहता है मेरे को इतना मिलना चाहिए, होता है ऐसा। जबकि वो हिस्सा उनका पहले से कोई फिक्स था क्या, कोई बिजनेस कर रहे थे क्या वो लोग, कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो छोटे बच्चे को इसमें एक को 10 करोड़ रुपए चाहिए थे, तो वो हिस्सा फिक्स नहीं होता, तब दूसरे साइड में जाएंगे। अब हिस्सा फिक्स है तो फिर से इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। when total income of member when total income of each member does not exceed the maximum limit not chargeable to tax, not chargeable to tax। देखो अगर टोटल इनकम जो है प्रत्येक मेंबर की, सदस्यों के ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी जो एओपी में या बीओआई में जो भी लोग सदस्य हैं, मान लो आप सब लोग सदस्य हो, मैंने बीओआई बनाई,
और आप सब लोग सदस्य हो एओपी के अंदर, और आपकी किसी की भी इनकम, टोटल इनकम, एओपी की इनकम में से जो आपका हिस्सा है उसके अलावा, एओपी की इनकम में से जो आपका हिस्सा मिलेगा उसके अलावा बाकी जो अदर इनकम है, वो टोटल इनकम जो है प्रत्येक मेंबर की, वो क्या नहीं होनी चाहिए, डज नॉट एक्सीड, वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम लिमिट से, नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये क्या होता है मैक्सिमम लिमिट नॉट चार्जेबल टू टैक्स? जैसे इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख की लिमिट होती है ना, 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, मैक्सिमम लिमिट 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, या कोई आप में से सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख तक नहीं लगता, वेरी सीनियर हो तो 5 लाख तक नहीं लगता। तो उससे आपकी टोटल इनकम सबकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, सबकी, ईच एंड एवरीवन। आप कहते हो सर अगर क्लासमेट है हम सब लोग तो सबकी कम है, हम सब लोग कोई भी टैक्स नहीं देते, 2.5 लाख 3 लाख से कम है, तब एओपी की इनकम जो होगी, एओपी पे वो स्लैब रेट लगेगी। कौन सी लगेगी एओपी की इनकम पे? स्लैब रेट ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल में आपने स्लैब रेट पढ़ी थी वो स्लैब रेट लग जाएगी। मतलब मान लो एओपी हम लोगों ने जो मिला के किया है उससे 40 लाख रुपया कमाया हमने साल भर में ज्वाइंट वेंचर करके, 40 लाख, तो उस 40 लाख पे तो टैक्स लगेगा ना एओपी पे। तो हम मेंबर हैं, हमारी इनकम सबकी कम है, इस एओपी में से जो हिस्सा मिलेगा लाख लाख का, 50,000 का, जो भी आपको हिस्सा मिलेगा, उसके अलावा आपकी अदर इनकम जो वो सब किससे कम है, मैक्सिमम लिमिट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, उससे कम है, यानी 2.5 लाख 3 लाख की लिमिट से कम है सबकी। तब एओपी की 40 लाख 20 लाख 10 लाख जो भी इनकम है उस एओपी की इनकम पे क्या लग जाएगी, स्लैब रेट लग जाएगी। कितनी होती है स्लैब रेट आपको पता होगा, शुरू के 2.5 लाख नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर वो 20% और फिर 30%। तो वो एओपी की जो भी इनकम है 10 लाख 5 लाख उस पर वो स्लैब रेट लग जाएगी। फिर दूसरी तरफ में इन अदर केस लिख दो, अगर आप समझ जाओगे तो। इन अदर केस का मतलब क्या होता, अगर किसी भी मेंबर की इनकम मैक्सिमम लिमिट जो नॉट चार्जेबल वाली है उससे ज्यादा हो, जैसे मैं भी एओपी में आपके में मेंबर बन गया और मेरी इनकम जो है मान लो टैक्सेबल है 2.5 लाख 3 लाख की लिमिट से ज्यादा है, अब क्या होगा, उस पूरी एओपी की इनकम जो होगी उस पे एमएमआर से टैक्स लगेगा। आपने एक नाम सुना होगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट आपको इंडिविजुअल असेसमेंट में बताई थी, जिसमें आपको 30% तो टैक्स बताया था, 35% सरचार्ज और 4% सेस, मिला के कितना आया था, 43.744%। ये एमएमआर से टैक्स लग जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे मान लो अपनी एओपी है, एओपी है, सबका हिस्सा तो तय है, तभी इधर वाले में लगेगा सबका हिस्सा तय, लेकिन एक जना कंपनी है, एक फर्म है, एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है, तो इन कंपनी या फर्म की इनकम जो है कोई एग्जेप्टेड होती ही नहीं है, 2.5 लाख की लिमिट लगती है फर्म या कंपनी पे, इनको तो पूरी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एग्जेप्टेड वाली अगर लिमिट से कम होती सबकी इनकम तब तो स्लैब रेट लग जाती एओपी पे। अब किसी भी सदस्य की इनकम पे टैक्स अगर लग रहा है, खुद की इनकम पर्सनल इनकम टैक्सेबल है, तो फिर कौन सी रेट लगेगी एओपी की इनकम पे, एमएमआर। समझ पा रहे हो क्या बात को? हालांकि प्रैक्टिकल नहीं है इनके, कुछ भी नहीं है प्रैक्टिकल, कभी आएगा ही नहीं जिंदगी में एओपी पीओआई का, लेकिन आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कम से कम थ्योरेटिकल की कैसे बने हुए, ये याद ही नहीं रहते, ये भी आज भी समझा रहा हूँ तो 2 दिन बाद भूल जाते, इसलिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, थ्योरी ना बता के मैं आपको डायग्राम इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहे। तो ध्यान दो, अगर हिस्सा पहले क्या देखना आप लोगों को, अगर कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन आए उसमें ही सोल्व कर पाओगे, आप गलत कर देते हो, इसमें जनरली लोग तुक्का लगाते हैं कि सर एओपी का सवाल आएगा तो हम तो तुक्का लगाएंगे, वो नहीं करना है। आपको 4 में तरीके से बता रहा हूं कि पहले आप सवाल में क्या ढूंढना कि क्या ये लिखा हुआ है क्या कि शेयर जो है मेंबर का वो डिटरमिनेबल है क्या, मीन सबका हिस्सा पता है क्या पहले से, आपको ये बोलेगा नहीं अनुपात क्या है और क्या है नाम वगैरह कुछ नहीं देगा, आपको ये बोलेगा कि शेयर डिटरमिनेबल है या फिर बोल देगा नॉट डिटरमिनेबल। नॉट डिटरमिनेबल है, सबका हिस्सा पता नहीं है अलग अलग, तो इधर वाला हिस्सा लगेगा अभी, और सबका हिस्सा डिटरमिनेबल है तो कौन सा लगा देंगे, पहला पार्ट। अब पहले पार्ट में फिर 2 टुकड़े कर दिया आपको मैंने, क्या क्या, पहला टुकड़ा कर दिया अगर टोटल इनकम जो है प्रत्येक व्यक्ति की, आपकी, आप सबकी इनकम अगर कितने से कम है, मैक्सिमम जो लिमिट होती है इंडिविजुअल के लिए लगती है, मैक्सिमम लिमिट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए वो 2.5 लाख की जो लिमिट है उससे कम हो आपकी इनकम, पर्सनल इनकम, मैं एओपी हूं, मैं आपको जो दूंगा उसके अलावा मेरे में से हिस्सा मिलेगा, एओपी में भी तो हिस्सा तो मिलेगा ज्वाइंट वेंचर में से आपको प्रॉफिट में से, तो मेरे हिस्से के अलावा आपको जो भी कमाई हुई है वो 2.5 लाख की लिमिट से कम है, तब तो उस एओपी की मेरी इनकम जो ज्वाइंट वेंचर की होगी उसमें क्या लग जाएगा, स्लैब रेट। ज्वाइंट वेंचर ने 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी कमाया उस पर क्या लग जाएगा, स्लैब रेट। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब हम मेंबर में से, जैसे कई बार होता है 2 कंपनियां मिलकर के एओपी कर लेती है, ज्वाइंट वेंचर चला देती है, 2 कंपनियां 2 पार्टनरशिप में मिलके और कुछ, तो वो उनका तो कोई एग्जेम्प्टेड है ही नहीं, उनकी कोई 2.5 लाख की लिमिट है ही नहीं,
तो उनकी पर्सनल इनकम पे उनको टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना, दोनों फर्मों को या कंपनियों को। तो फिर वो एओपी की इनकम पे यानी ज्वाइंट वेंचर की इनकम पे क्या देंगे, एमएमआर। कितना टैक्स होता है एमएमआर पे, 42.76। इसका मतलब अगर ज्वाइंट वेंचर में आपने 1 करोड़ रुपया कमाया एओपी ने, तो 42 लाख का क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, सीधी सी बात। ध्यान रहेगी क्या बात। दूसरी साइड में चलूं, दूसरी साइड में देखिए, when share of members are not determinable, बात ये, अगर पार्टनर्स का हिस्सा आपस में क्या नहीं है, डेटरमिनेबल नहीं है, आपको ये नहीं पता चल रहा कि किसका कितना हिस्सा है। सर हम 15 जने हैं जॉइंट वेंचर में, लेकिन हमारा हिस्सा फिक्स नहीं है सर। तो हिस्सा फिक्स नहीं है तो आपको क्या होगा, ऐसी दशा में ध्यान दीजिए, इफ इनकम ऑफ ऑल मेंबर इज टैक्सेबल at a rate not exceeding 10 MMR। अगर आप मेंबर जो हो सारे के सारे, आपका हिस्सा पता नहीं है, लेकिन अगर आपकी इनकम जो है, अदर इनकम, मेरे से जो इनकम ले रहे हैं उसके अलावा अदर इनकम, इनकम ऑफ ऑल मेंबर टैक्सेबल एट ए रेट, इस पे आपको जो टैक्स देना पड़ रहा है नॉट एक्सीडिंग एमएमआर, वो किससे ज्यादा रेट नहीं है आपके किसी की भी, एमएमआर से ज्यादा रेट से टैक्स नहीं दे रहे। मतलब कोई 10% टैक्स दे रहा है बाकी इनकम पे, कोई 20 दे रहा है, कोई 25, 30, 35, 40, एमएमआर से ज्यादा नहीं है। एमएमआर सब जगह याद रखो कितनी है एमएमआर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। इनकम टैक्स ज्यादा से ज्यादा इंडिया में 7.44% लगता है इंडिविजुअल, वो आपको बताया था इंडिविजुअल असेसमेंट में कैसे आती है। आपको कि सर किसी को ही नहीं लगता एमएमआर से ज्यादा, तो एमएमआर से ज्यादा तो किसी को ही नहीं लगता, लगता है एक जने को लग सकता है फिलहाल आज की परिस्थिति में अगर बात करें। पहले इसका मैं रूल बता दूं, इनकम ऑफ ऑल मेंबर इज टैक्सेबल एट ए रेट नॉट एक्सीडिंग 10 एमएमआर। अगर एमएमआर से ज्यादा कोई भी मेंबर पे टैक्स नहीं लग रहा, तो उस एओपी की इनकम पे टैक्स फिर कौन सी रेट से लग जाएगा, एमएमआर से लग जाएगा। आपने देखो शुरू में जो पढ़ा था ना, वो एक आप लोगों को बेवकूफ बनाने वाली की बात थी कि आपने पढ़ा इंडिविजुअल असेसमेंट और इंडिविजुअल के अंदर ही वहां क्या पढ़ लिया, ओब्लिक एओपी बीओआई। तो आपको क्या लगा होगा, इंडिविजुअल वाली रेट ही एचयूएफ पे लग जाएगी, वही एओपी पे लग जाएगी, वही बीओआई पे। लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस थी, वो इंडिविजुअल वाली स्लैब रेट लगी है, लेकिन वो खाली एक ही केस में लगी, कब, जब सबका हिस्सा डिटरमिनेबल हो और सबकी इनकम भी आपकी मेंबर की क्या हो, मैक्सिमम लिमिट से कम हो, तो फिर एओपी की इनकम पे क्या लगती, स्लैब रेट। लेकिन अगर किसी भी मेंबर की ज्यादा इनकम हुई तो एमएमआर लगती, या फिर सबका हिस्सा आपस में डिटरमिनेबल ही नहीं है, किसी का भी हिस्सा आपस में क्या नहीं है, नॉट डिटरमिनेबल। अगर हिस्सा तय नहीं है और इनकम जो है सारे मेंबर की, ये जरूर है कि इनकम आप कह सकते हो कि किसी की भी सर एमएमआर से ज्यादा नहीं, एमएमआर से ज्यादा नहीं है, तो आपकी फर्म की इनकम पे एओपी की भी क्या लग जाएगी, एमएमआर। फिर इन अदर केस क्या करेंगे, अदर केस का मतलब क्या हुआ, कोई मेंबर अपने में से ऐसा भी है, देखो एक मेंबर भी टैक्स की रेट बढ़ा देता है एओपी में। आपने देखा होगा जैसे आप सबकी कम थी तो स्लैब रेट लग रही थी, और मैं आपके साथ में मैं भी बन गया मेंबर, तो मेरी टैक्सेबल है, मेरी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम, तो आपकी पूरी एओपी की इनकम पे क्या लग गया, एमएमआर लग गया, सीधा ही 42% टैक्स लग गया। या तो लग रहा था स्लैब रेट, या एक जने की वजह से क्या हो गया, पूरा एओपी बिगड़ गया, सबकी ज्यादा रेट लग गई, है ना। इधर भी क्या हो रहा है, अगर एक मेंबर, किसी भी मेंबर की ज्यादा नहीं है एमएमआर से रेट, पर्सनल रेट, तब तो आपकी एओपी पे कौन सी रेट लगेगी, एमएमआर। इन अदर केस, इन अदर केस का मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी मेंबर की एमएमआर से ज्यादा रेट, ये आपको बता दूं, आप आगे पढ़ोगे एमएमआर से ज्यादा रेट कब हो सकती है, अगर हमारी एओपी में कोई फॉरेन कंपनी मेंबर, एओपी में कौन मेंबर हो, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी पे आपको मैं बताऊं 40% तो टैक्स लगेगा, सरचार्ज मैक्सिमम आएगा वहां 3 और 5% सरचार्ज लग सकता है, 40% टैक्स, 5% सरचार्ज और फिर 4% सेस, टोटल मिला के 43-44% का आंकड़ा होता है। लेकिन एमएमआर से तो ज्यादा हो गया ना उसका मामला, तो एमएमआर से ज्यादा एक ही केस में हो सकता है। आपको सवाल में कई बार बोलेगा भी कि ए फॉरेन कंपनी इज आल्सो मेंबर, फॉरेन कंपनी समझते क्या हो जाना, इस केस में नहीं आएगा, फिर वो किस में चला जाएगा, अदर केस में। देखो क्या फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी क्या हो, मेंबर, हालांकि रूल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक ही दशा में पॉसिबल है, जब कौन मेंबर हो हमारी कंपनी का, फॉरेन कंपनी मेंबर हो।
तो फॉरेन कंपनी मेंबर हो तो क्या होगा, फिर वो रेट कौन सी लगेगी, हायर रेट applicable टू सच मेंबर। उस मेंबर की जो हायर रेट है ना, वही रेट एओपी पे लग जाएगी। मेंबर की हायर रेट, जैसे हमारी कंपनी की मेंबर कौन है, कोई फॉरेन कंपनी पे टैक्स कितना लगता है जनरली 40%, तो 100 रुपए का 40% 40 रुपया, 5% उस पे शेष आप लगाओगे आगे, तो 40 का 5% कितना हो गया, 5% और जुड़ जाएगा, 42 हो जाएगा शायद, या 42.5 हो गया 42, फिर 4% शेष और लग जाएगा, 42 का 4% भी जोड़ो देखिए 43.68। तो ये रेट अपने एप्लीकेबल हो जाएगी फिर एओपी की इनकम क्या एप्लीकेबल हो जाएगी, ये रेट आपको नहीं पूछेगा, ये रेट कभी नहीं पूछेगा आपको, बस ये पूछेगा कि अगर कोई मेंबर, किसी भी मेंबर का ऐसा डिटरमिनेबल भी नहीं है, और अगर कोई मेंबर जो आपको बोलेगा फॉरेन कंपनी अगर मेंबर है तो क्या लगाओगे एओपी पे टैक्स की रेट, तो आप क्या कहोगे, हायर रेट एप्लीकेबल टू सच मेंबर। मीन इसका मतलब वो मेंबर की रेट एमएमआर से ज्यादा ही है, तभी तो इधर वाले अदर केस में है, और वो मेंबर वाली रेट किस पे लग जाएगी, फिर एओपी पे। तो अगर ये याद कर लेते हो तो आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में माने जाओगे मेरे लिए, तो कि एओपी बीवाई का असेसमेंट भी आता है सर मुझे, इन टैक्स की रेट ही असेसमेंट में, खाली इसमें टैक्स की रेट ही और कुछ नहीं है अपने साथ। तो ये अगर टैक्स की रेट भी आपको याद होगी तो बहुत बढ़िया चीज, थ्योरी से मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया इसमें डायग्राम से आप याद करोगे। सर हाँ बताओ सर, एक बार 40+5 फिर वो वाला इन अदर केस वाला एक बार वो रेट समझाना ना सर एक बार। जो चीज नहीं पता नहीं होती ना वो पकड़ते हो आप। 40% फॉरेन कंपनी पे टैक्स लगता है, टैक्स पे फिर सरचार्ज लगता है, तो जैसे 40 रुपया टैक्स आ गया, 100 रुपए मान लो कमाई फॉरेन कंपनी ने, तो 40 रुपया टैक्स आ गया, 40 रुपए का फिर 5% सरचार्ज लगेगा, तो 40 का 5% निकालो कैलकुलेटर में, 40 इंटू 5/100 कितना आया, 40 का 5% 100 रुपया आया होगा, तो 40 में 5% जोड़ दो, 2 रुपया आया, तो 42 हो गया, फिर 42 में 4% शेष भी जुड़ेगा फॉरेन कंपनी के, तो 42 का 4% निकाल लो, ओके सर। देखो वापस बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन में क्या चेक करोगे एओपी के में, कि क्या शेयर जो है मेंबर का, पहली बात तो ये देखो कि डिटरमिनेबल है तो उधर वाला पोर्शन, डिटरमिनेबल नहीं है तो इधर वाला पोर्शन, डिटरमिनेबल है और टोटल इनकम किसी भी मेंबर की ज्यादा नहीं है मैक्सिमम लिमिट से, तो आपके क्या लग जाएगी, स्लैब रेट लग जाएगी, और अगर मेंबर की किसी की भी ज्यादा इनकम है तो एमएमआर, पहले वाले लोगों को ध्यान रखना। और दूसरी तरफ शेयर जो है मेंबर का अगर क्या नहीं हो, डिटरमिनेबल नहीं हो तो दूसरी साइड में आप देखना कि किसी भी मेंबर की इनकम एमएमआर से ज्यादा रेट पे तो नहीं लग रही टैक्सेबल। ये किससे पता लगाओगे आप, एक सीधा सा एक ही तरीका आपको मैंने बताया कि किसी भी मेंबर के क्या नहीं होनी चाहिए, फॉरेन कंपनी मेंबर नहीं होनी चाहिए हमारी कंपनी में, हमारी एओपी में, तब तो एमएमआर लग जाएगी। और अगर कोई भी और कोई केस है मतलब फॉरेन कंपनी मेंबर है तो कितनी हो जाएगी, 5%। लेके आप लोगों ने फोटो ले लो, तो आपको लिखनी है, ये टेबल ऐसे याद नहीं रहेगी, फोटो लेके ग्रुप में भी डाल दो। कोई डाउट हो तो बोलो आप लोग। इसकी मैं हाथों एक्सरसाइज करा रहा हूँ क्योंकि ये कल तो याद रहेगा ही नहीं, तो आप लोग फटाफट इसकी एक्सरसाइज भी देख लो। 5-4 ही सवाल है, 5-4 ही सवाल है, वो वही है जो आप लोगों ने देखे। अभी 13वां टॉपिक जो देख रहे थे ना, अभी क्रम के क्वेश्चन करवाए थे, वही देख लो, इसके भी क्वेश्चन वही है। 13वां टॉपिक में 5-7 क्वेश्चन ही है, उनमें भी मैं जो काम किया आपको वो बताऊंगा। 26 में क्वेश्चन से देखो आप लोग, 26 क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इसमें when a non domestic company whose income is taxable at 50%, नॉन डोमेस्टिक कंपनी, ये कौन सी कंपनी हो गई भी, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का आ गया शुरू में, कौन से केस में जाओगे, फॉरेन कंपनी आती है लास्ट।
व्हेन ए नॉन डोमेस्टिक कंपनी यानी फॉरेन कंपनी जिसकी इनकम पे टैक्स रेट कितनी बता रखी है इसने 50, वैसे एक्चुअल में 40 ही होती है लेकिन इसने 50% रेट बोली है। इज ए मेंबर इन एओपी, हमारी एओपी में मेंबर कौन है? फॉरेन कंपनी, ठीक है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इनडिटरमिनेबल, शेयर भी सबका पता नहीं है, ऊपर वाली बात भी बता दी इसने कि शेयर सबका क्या नहीं है, पता नहीं है। कौन सा केस लगेगा भाई? इसको 1 2 3 4 बोल दो, या तो ये 1 ये केस हो गया 2 ये केस हो गया 3 और ये केस हो गया 4। अब कौन सा केस लगाओगे इस सवाल में? शेयर डिटरमिनेबल है नहीं और फॉरेन कंपनी भी मेंबर है जिसपे रेट 50 है, तो एमएमआर से ज्यादा ही हो गई, एमएमआर तो 42 ही होती है। तो बताइए एओपी की इनकम पे किस रेट से टैक्स लगाओगे? किस रेट से लगाओगे? 4। फिर वो जो हाई रेट वाली जो कंपनी है ना फॉरेन वाली, उस रेट से। तो क्या बोला इसने? सी, जो रेट उस फॉरेन कंपनी पे या नॉन डोमेस्टिक कंपनी पे एप्लीकेबल होगी वही रेट हमारी पे होता है एओपी पे। फिर कौन सा है? 27 टाइप तो इसके नहीं थे ना? 29। Maruti and Company is an AOP consisting of 4 members with equal share, 4 सदस्य बराबर हिस्सेदार हैं। सुनो, AOP है, 4 सदस्य हैं विद इक्वल शेयर। कौन से केस में बनेगा ये मामला? 1 2 या 3 4? 1 2 में से क्या होगा? शेयर सबका पता है ना आपकी बार इक्वल। तो आगे चलिए फिर। None of the member has income exceeding the taxable limit, किसी भी मेंबर की इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा भी नहीं। फिर आप सोचो, टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा भी नहीं यानी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है किसी भी मेंबर की इनकम। तो फर्स्ट आएगा या सेकंड? फर्स्ट ही आएगा। अब ये भी क्लियर हो गया। फिर टोटल इनकम एओपी की 5 लाख है, तो इनकम टैक्स निकालिए एओपी का। हाँ, स्लैब रेट लगेगी। फिर पहला केस हो गया तो स्लैब रेट लगाओ 5 लाख पे, शुरू किया 2.5 लाख फ्री करो, अगले 2.5 लाख पे 5% निकाल लो, कितना आ गया? 12,500। इसमें कोई रिबेट नहीं देनी, 4% शेष जोड़ दो, 12,500 में 4% शेष भी जोड़ दो, कितना आ गया? 13,000। 30वां नहीं करना, 30वां एओपी का ये नहीं करना। मेरे को लगता नहीं और कोई क्वेश्चन है कि 33 32 तो सोसाइटी के। 33वां क्वेश्चन आगे 33 इन केस ऑफ एओपी और बीओआई एनी इंटरेस्ट पेड टू द मेंबर, अगर कोई भी इंटरेस्ट मेंबर को चुकाते हैं तो इसकी बात हालांकि अपने काम की नहीं है, हालांकि आपके नोट्स में दी हुई है, आपको मैं भी बता दूंगा वापस। इंटरेस्ट या रेम्यूनरेशन कल पार्टनरशिप को तो अलाउ करते थे ना आप, इंटरेस्ट 12% तक, और रेम्यूनरेशन भी अलाउ करते थे 40 पीआई थी, लेकिन वो 40 पी सिर्फ पार्टनरशिप और एलएलपी पे लगती, किस पे नहीं लगती? एओपी बीओआई पे नहीं लगती। यानी एओपी बीओआई में न तो किसी को रेम्यूनरेशन देंगे ना ही किसी को इंटरेस्ट देंगे, दोनों ही चीज नहीं देते। तो क्या करेंगे इसमें? इंटरेस्ट देंगे क्या किसी को? नो, नहीं देंगे। एंड एओपी हैज पेड एट द एमएमआर। 34वां सवाल क्या कर रहा है? एओपी ने किस रेट से टैक्स दिया है? एमएमआर। एमएमआर भी या तो सेकंड में केस बन रहा होगा या थर्ड बन रहा होगा। और फिर आगे क्या बोल रहा है? यस ए मेंबर ऑफ एओपी, एओपी का एक मेंबर है यस टू इज शेयर इन इनकम, उसका 1 लाख रुपया एओपी से उसको मिला है, उसका हिस्सा। सच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स इन इज असेसमेंट, तो उसको खुद को अपने हिस्से पे कितने पे टैक्स देना पड़ेगा। देखो आपको इसके लिए मैं भी दोनों लाइनें बता दूंगा, वो या वहां पे आपको वापस नोट्स में बता दूंगा। अभी एक तो आपको लाइन बोली थी इंटरेस्ट या रेम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर को इसमें देते थे, वैसे नहीं देंगे एओपी में बीवाई में। प्रॉफिट में जो हिस्सा होता है किसी भी पार्टनर का, आपको कल याद हो तो फ्री होता था, पीजीपीपीएड में आता था, एचयूएफ में भी ऐसे आया था, किसी मेंबर को हिस्सा मिलता था वो एचयूएफ में भी फ्री आया था, ऐसे ही एओपी में भी फ्री होता है। क्यों होता है फ्री? क्योंकि एओपी ने दे दिया ना अपनी इनकम पे तो टैक्स, अब एओपी ने दे दिया तो किसी मेंबर को जो हिस्सा मिलेगा उसमें दोबारा मेंबर टैक्स क्यों देवे? डबल टैक्स नहीं लग सकता, इसलिए मेंबर को जो 1 लाख रुपया मिल रहा है ना यस को, अब एओपी ने दे दिया ना एमएमआर से टैक्स, तो मेंबर का जो हिस्सा होगा 1 लाख वो क्या हो जाएगा? फ्री निल। ठीक है, वैसे तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि एक एओपी हो चाहे बीओआई हो चाहे अपने पार्टनरशिप हो चाहे इंडियन अपने एचयूएफ हो, किसी भी मेंबर का हिस्सा दोबारा टैक्सेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी एओपी ने या हमने टैक्स दिया। इन केस ऑफ एओपी व्हिच मेंबर आर अदर देन फॉरेन कंपनी, ये कह रहा है कोई एओपी है और उसमें फॉरेन कंपनी के अलावा ही बाकी मेंबर है, फॉरेन कंपनी के अलावा बाकी मेंबर, इसका मतलब सब इंडियन लोग ही हैं। एंड देयर शेयर आर इनडिटरमिनेबल, और उनका शेयर भी ये कह रहा है क्या नहीं है? इनडिटरमिनेबल। कौन सा केस बन गया भाई? इनडिटरमिनेबल तो 3rd या 4 में से
ये कह रहा है फॉरेन कंपनी मेंबर नहीं है, तो कौन सा बन गया? थर्ड। अब क्या पूछ रहा है? टैक्स रेट क्या होगी? एमएमआर में से कैसे बनी है? 30% प्लस 37% और प्लस 4% जोड़ के 3। In case of 36 question, in case of AOP, which member include a foreign company? कोई member कौन है इसका AOP का? Foreign company. Which income is taxable at the rate 50%, और जिसकी इनकम पे करा 50% टैक्स लग रहा है, तो शेयर भी इंडेटर्मिनेबल बता रहा है, तो कौन सी रेट लगेगी? फॉरेन कंपनी मेंबर है तो ये रेट लगेगी कौन सी? हाई रेट, जो उस फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल है। क्या हो जाएगा? सी, एट द रेट एप्लीकेबल टू द फॉरेन कंपनी, 50% प्लस चार्ज वगैरह वो सब। इन केस ऑफ एओपी, अगर कोई एओपी है, ये रहने तो 37 की कैसे एओपी की रहने दो बस। एओपी में सबने खाली रेट ही रेट पूछ लिया, आगे भी वो घुमा फिरा के, तो ये चार ही चीजों को घुमा फिरा के वो अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, लेकिन आगे आपको करना ही नहीं। तो एओपी में बाई चांस क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो एक दो बार आपने देखा है किस तरीके का आया हुआ है, फॉरेन कंपनी वाला ज्यादातर में डाला, फॉरेन कंपनी। एक आप देखो नोट्स में वापस आओ, वो 2 लाइनें मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ, वो शेयर वाली। और तो फिर इसके 45 पेज पे देखो, इसमें आप लोग नोट्स में देखो टैक्स लायबिलिटी करके टॉपिक मिला क्या? टैक्स लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेड, दूसरी लाइन देखो अंडरलाइन करो इसको, इंटरेस्ट पेड बाय द एओपी टू ए मेंबर विल नॉट बी अलाउड। ठीक है क्या? इंटरेस्ट किसी भी मेंबर को क्या नहीं करेंगे? अलाउ नहीं करेंगे। अभी इसी का था एक सवाल, नीचे इसके क्या लिखा हुआ है? सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन एओपी के मेंबर को दिया है, वो भी अलाउ नहीं करेंगे, विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। जी मिल गई क्या दोनों लाइन? इसका मतलब क्या हो गया? एओपी अपने सदस्य को कोई सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं दे सकती, इंटरेस्ट वो अलाउ नहीं होगा। और प्रॉफिट में जो हिस्सा होगा वो मेंबर के लिए फ्री है, ये भी कहीं लिखा हुआ होगा, देखो आगे लिख लो आप कहीं ऊपर लाइन एक जोड़ दो, बाकी सब काट देना, जो मैंने नहीं पढ़ाया ना उसकी क्रॉस लगा लेना पेंसिल। आपको क्या बात में एग्जाम टाइम में लिखने से भी आते हैं, इसमें से क्या क्या पढ़ाया हुआ टिक लगाओ, लिख लो ऊपर एक लाइन पहले तो, शेयर ऑफ मेंबर, शेयर ऑफ मेंबर इन एओपी और बीओआई, शेयर ऑफ मेंबर इन एओपी और बीओआई इनकम will be exempted और टैक्स फ्री बोल दो, चाहे exempted होगा या टैक्स फ्री होगा। काटा क्या क्या आप लोगों ने? ऊपर एओपी बीओआई का जो डिटेल दिया हुआ था बेसिक वो, और टैक्स लायबिलिटी को डायग्राम से अगर करते हो तो वो भी काट सकते हो। समझ हो गया? तो आज मैंने आपको बताया किसका असेसमेंट? एओपी और बीओआई। देखते हो या कंपनी लो बता दो? एक्सक्यूज मी सर, पढ़ाई कर ली थी या ब्रेक का वेट कर? ये घड़ी एकदम सही, अच्छा सही कर दी क्या?